नाजियों के लिए मृत्यु पर्याप्त नहीं थी। दुश्मनों को मार देना ही काफी नहीं था। उन्हें अपमानित करना, नीचा दिखाना और अंतिम सांस से पहले उनकी सारी गरिमा छीन लेना जरूरी था। कुछ कैदियों को जीवित उबाल दिया गया। उनकी त्वचा चिथड़ों की तरह उतरती रही जबकि वे अभी भी चीख रहे थे। दूसरों को खंभों से बांध दिया गया और प्रशिक्षित कुत्तों ने उन्हें नोच खाया। कुछ लोग ठंड से जमकर मरे। उनकी अंगुलियां और अंग कांच की तरह टूट गए। एकाग्रता शिविरों में जल्लादों ने हर अत्याचार को परिष्कृत किया, घातक इंजेक्शनों से बड़े पैमाने पर हत्याओं से लेकर अमानवीय चिकित्सकीय प्रयोगों तक। और जब गोलियां विकल्प नहीं थीं, तो उन्होंने और भी क्रूरतापूर्ण तरीकों का प्रयोग किया, ऐसे भयानक हत्या के तरीके कि स्वयं नाजियों तक को वे देखकर घिन आई। लेकिन सभी अत्याचारों में एक ऐसा भी था जो बाकी सब पर भारी पड़ा, एक ऐसा निष्पादन का तरीका जो इतना धीमा, इतना विभत्स था कि तृतीय राइख के कट्टर समर्थक भी उसे अंत तक देख नहीं सके। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे भयानक निष्पादन तरीका कौन सा था? इसे किसने बनाया? और मृत्यु को परिपूर्ण करने की अपनी सनक में नाजी कितनी दूर तक गए? विनाश उद्योग। कैसे तृतीय राइख ने मृत्यु को एक सटीक मशीनरी में बदल दिया? 1930 के दशक के अंत में, जब दुनिया अभी भी उस बर्बरता की परिमाण की कल्पना नहीं कर सकती थी जो सामने आने वाली थी, तृतीय राइख के कार्यालयों में मृत्यु को पहले से ही जर्मन सटीकता के साथ डिजाइन किया जा रहा था। यह न अराजक हत्याएं थीं और न ही अस्थायी नरसंहार। नाजी शासन ने समझा कि पूरी आबादी के व्यवस्थित उन्मूलन को एक कुशल, तर्कसंगत और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे एक फैक्ट्री अपनी उत्पादन श्रृंखला को अनुकूलित करती है, नरसंहार के वास्तुकारों ने हत्या की हर कड़ी को परिपूर्ण किया। दक्षता के प्रति जुनून न केवल होलोकॉस्ट के चरित्र को परिभाषित करेगा, बल्कि इसे मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए पैमाने पर ले जाएगा। 20 जनवरी 1942 को वांसी झील के किनारे एक लग्जरी विला में एक बैठक हुई जिसने लाखों लोगों के भाग्य को निर्धारित किया। यह कोई अस्थायी मुलाकात या साधारण प्रशासनिक बैठक नहीं थी। न चिल्लाहटें थीं, न ही उग्र भाषण, न वर्दीधारी सैनिक थे, न ही हथियार दिखाई दे रहे थे। केवल सूट पहने पुरुष, शिक्षित नौकरशाह, राइख के उच्च अधिकारी और एसएस के सदस्य थे। 15 लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उद्देश्य था पूरे यूरोप की यहूदी आबादी के उन्मूलन को आधिकारिक रूप देना। हिटलर का आदेश पहले से ही मौजूद था। बहस का विषय यह नहीं था कि उन्हें मरना चाहिए या नहीं, बल्कि यह था कि उन्हें सबसे तेज, सस्ता और कुशल तरीके से कैसे मारा जाए। राइनहार्ड हेड्रिक बैठक की अध्यक्षता उस आत्मविश्वास के साथ कर रहे थे जो जानता है कि उसके पास पूर्ण नियंत्रण है। अमानवीय ठंडक के स्वामी, उन्होंने योजना को अपनी विशिष्ट नौकरशाही सटीकता के साथ रेखांकित किया। उनके बगल में एडोल्फ आइकमैन हर निर्णय को आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे थे, एक दस्तावेज जो दशकों बाद उस सुबह के विवरणों को पुनर्निर्माण करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मेज पर मौजूद अन्य हस्तियों में विल्हेम स्टुकार्ट, नूर्नबर्ग कानूनों के वास्तुकार, एरिक न्यूमैन, राइख की अर्थव्यवस्था को उन्मूलन प्रक्रिया में एकीकृत करने के प्रभारी, फ्रेडरिक क्रिट्जिंगर, हिटलर सरकार के सदस्य, और कार्ल एबरहार्ड शोंगार्थ, जो पूर्वी मोर्चे पर बड़े पैमाने की हत्याओं में अनुभव रखने वाले गेस्टापो अधिकारी थे। प्रत्येक का मृत्यु की मशीनरी में एक विशेष कार्य था। चर्चा का स्वर पूरी तरह से तकनीकी था। यूरोप के हर देश में यहूदी आबादी के आंकड़ों की समीक्षा की गई, कब्जे वाले क्षेत्रों से लेकर अभी तक अधिग्रहित नहीं किए गए देशों तक। परिवहन मार्गों की गणना की गई, ट्रेनों की क्षमता का आकलन किया गया, हत्या से पहले गुलाम श्रम की लाभप्रदता पर चर्चा हुई और शवों से छुटकारा पाने के सर्वोत्तम तरीकों को लेकर विचार विमर्श किया गया। कोई नैतिक दुविधा या हिचकिचाहट नहीं थी। मनुष्यों के बारे में ऐसे चर्चा की गई जैसे वे मात्र वस्तुएं हों। किसी क्षण एरिक न्यूमैन ने सुझाव दिया कि आर्थिक रूप से उपयोगी यहूदियों को उन्मूलन से पहले मजबूर श्रम में लगाया जाना चाहिए। यह विचार तृतीय राइख की मानसिकता से पूरी तरह मेल खाता था। यदि पीड़ित अब भी उत्पादन कर सकता था तो उसे तब तक निचोड़ा जाना था जब तक वह अनुपयोगी न हो जाए, और केवल तभी उसे मार दिया जाए। नाजियों के लिए उन्मूलन का अर्थ था हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करना, हर श्रम शक्ति के ग्राम का शोषण करना, इससे पहले कि कैदी को शून्य में बदल दिया जाए। हत्या की दक्षता भी विश्लेषण का विषय बनी। तब तक नाजियों ने मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर गोलीबारी का सहारा लिया था, विशेषकर पूर्वी मोर्चे पर, जहां आइंसात्सग्रुppen ने संपूर्ण समुदायों का सफाया कर दिया था।
हालांकि इस पद्धति में खामियां थीं। निष्पादन बहुत धीमे थे, भारी मात्रा में गोला बारूद की खपत होती थी और नाजियों के लिए सबसे समस्या वाली बात ये उनके अपने जल्लादों को मानसिक रूप से प्रभावित करती थी। मिन्स्क में एक निष्पादन के गवाह हिम्मलर बच्चों और महिलाओं को करीब से गोली मारे जाते देखकर स्पष्ट रूप से परेशान हो गए थे। एक अधिक स्वच्छ, औद्योगिक और दूरस्थ तरीका आवश्यक था। गैस ट्रकों को चेलमनों में कुछ सफलता के साथ परखा गया था, लेकिन वे पूरी तरह से कुशल नहीं थे। विषाक्तता में समय लगता था और शव अव्यवस्थित ढंग से इकट्ठे हो जाते थे, जिससे उन्हें हटाना कठिन हो जाता था। ऑशविट्ज ने पहले ही सोवियत कैदियों पर जाइक्लोन बी के साथ प्रयोग शुरू कर दिया था और परिणाम आशाजनक थे। बात केवल हत्या की नहीं थी, बल्कि उसे अधिकतम दक्षता के साथ करने की थी। लेकिन उन्मूलन केवल नाजी राज्य मशीनरी की देन नहीं था। बड़ी जर्मन कंपनियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। केवल सामग्री आपूर्ति ही नहीं, बल्कि हत्या को अनुकूलित करने के लिए तकनीक भी डिजाइन की। IG फार्बेन, शक्तिशाली रासायनिक निगम, मृत्यु की मशीनरी में सबसे शामिल में से एक था। गैस कक्षों में उपयोग किए गए घातक जाइक्लोन बी के निर्माण के अलावा इसने अपने कारखानों में गुलाम श्रमिकों का भी शोषण किया, यहां तक कि ऑशविट्ज के बगल में एक औद्योगिक परिसर का निर्माण किया ताकि श्रम शक्ति की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हजारों कैदी अमानवीय परिस्थितियों में काम करते हुए सिंथेटिक रबर और ईंधन के उत्पादन में मारे गए। सीमेंस, जर्मन इंजीनियरिंग का प्रतीक, ने भी होलोकॉस्ट से लाभ उठाया। इसके कारखानों में एकाग्रता शिविरों के कैदियों को इस्तेमाल किया गया। उन्हें विद्युत उपकरणों के उत्पादन में थकाऊ काम में लगाया गया, जबकि SS की सुविधाओं के लिए दूर संचार प्रणालियों को डिजाइन किया गया। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित गैस चेम्बर्स बनाने की योजना भी बनाई थी, हालांकि यह परियोजना कभी साकार नहीं हो सकी। टॉपफ एंड सोने, एक निर्माण कंपनी, ने नरसंहार की दक्षता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ऑशविट्ज, बुचेनवाल्ड और अन्य उन्मूलन शिविरों में चलने वाले शवदाह गृहों को डिजाइन किया। उनके इंजीनियरों ने SS के साथ मिलकर ऐसे भट्टियों को विकसित किया जो तीव्र गति से शवों को जला सकें, जिससे शवों के निपटान की क्षमता को अधिकतम किया जा सके। ऑशविट्ज में उनकी तकनीक हर दिन 4756 शवों को राख में बदल सकती थी। अन्य कंपनियां जैसे क्रुप और डेमलर बेंज ने भी गुलाम श्रम से लाभ कमाया, युद्धबंदियों और निर्वासितों को अपनी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया। तर्क हमेशा एक ही था, प्रत्येक गुलाम श्रमिक उत्पादन लागत में कमी का प्रतिनिधित्व करता था, और जब उसका शरीर अब और सहन नहीं कर पाता तो उसे बस किसी और से बदल दिया जाता। नाजी सरकार और इन निगमों के बीच अनुबंध अत्यंत लाभदायक थे। कंपनियां न केवल होलोकॉस्ट में भाग लेने के लिए तैयार थीं, बल्कि राइख के साथ अनुबंध प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती थीं। कुछ मामलों में वही इंजीनियर जिन्होंने विनाश की अवसंरचना को डिजाइन किया था, प्रक्रिया की उत्पादकता में सुधार करने के लिए शिविरों का दौरा करते थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब इनमें से अधिकांश कंपनियां सामान्य रूप से काम करती रहीं। कुछ कार्यकारी अधिकारियों पर नूर्नबर्ग में मुकदमा चलाया गया, जैसे IG फार्बेन के निदेशकों पर, जिन्हें युद्ध अपराधों में भागीदारी के बावजूद हल्की सजाएं दी गईं। कंपनी को भंग कर दिया गया, लेकिन उसकी पुरानी सहायक कंपनियां जैसे बायर और BSF जीवित रहीं और युद्ध के बाद फलती फूलती रहीं। अन्य उद्योगपति जैसे टॉपफ एंड सोने के लोग कभी न्याय का सामना नहीं कर सके। वानसी बैठक होलोकॉस्ट की शुरुआत नहीं थी, लेकिन यह उसका निर्णायक मोड़ था, जो तब तक बिखरे हुए नरसंहार, गोलीबारी और असंगठित निर्वासन थे, वे अब हत्या के लिए डिजाइन की गई एक औद्योगिक मशीनरी में बदल गए, और उस मशीनरी में जर्मन उद्योग ने एक मुख्य भूमिका निभाई। निजी कंपनियों ने नरसंहार को एक सटीक, लाभदायक और सावधानीपूर्वक गणना की गई प्रक्रिया में बदलने में मदद की। वानसी की विला को छोड़ते समय उपस्थित लोगों के चेहरे पर अपराध बोध का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने अपने हाथों से किसी को नहीं मारा था, उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई थी। उन्होंने केवल उस प्रक्रिया को डिजाइन किया था जिसे अन्य लोग अंजाम देंगे। जाने से पहले उन्होंने कोन्याक से जश्न मनाया। होलोकॉस्ट अब एक सटीक मशीनरी बन चुका था। तृतीय राइख की सबसे क्रूरतापूर्ण और प्रायोगिक हत्याएं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तृतीय राइख द्वारा किए गए अत्याचार केवल लाखों लोगों के व्यवस्थित उत्पीड़न और विनाश तक सीमित नहीं थे।
बल्कि इसमें ऐसी हत्याओं की एक श्रृंखला भी शामिल थी जो ऐसी क्रूरता और सैडिज्म से भरी थीं कि वे मानव तर्क से परे हैं। मृत्यु केवल युद्ध का एक कार्य या एकाग्रता शिविरों की क्रूरता का परिणाम नहीं थी। कई मामलों में यह एक प्रकार के मनोरंजन में बदल गई, पूर्ण सत्ता के प्रदर्शन में, जहां यातना और पीड़ा को भयावह सटीकता के साथ पहुंचाया जाता था। हत्या करना ही पर्याप्त नहीं था, मृत्यु को एक प्रदर्शन में बदलना होता था, एक ऐसा प्रदर्शन जो पीड़ित पर पूर्ण नियंत्रण को दर्शाए और उसे सारी गरिमा से वंचित करके अंत में उसकी जान ले ले। इस विकृत मानसिकता के सबसे भयावह उदाहरणों में विशेष एसएस और गेस्टापो इकाइयों द्वारा किए गए नरसंहार शामिल हैं, जिनकी क्रूरता कई बार स्वयं नाजी शासन के लिए भी अत्यधिक थी। इसका एक उदाहरण है डिर्लेवांगर ब्रिगेड, जिसका नेतृत्व ऑस्कर डिर्लेवांगर कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सैडिस्ट प्रवृत्तियां नाजी रैंकों में भी कुख्यात थीं। इस इकाई में जेल से छोड़े गए हिंसक अपराधी शामिल थे और इसे पूर्वी मोर्चे और वारसॉ विद्रोह को कुचलने का कार्य सौंपा गया था। हालांकि उनके तरीके साधारण सैन्य अभियान नहीं थे। बेलारूस में डिर्लेवांगर ब्रिगेड ने सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को खलिहानों में बंद किया, उन पर पेट्रोल छिड़का और इमारतों को आग लगा दी। जब पीड़ित आग में जलने लगे तो सैनिक उन पर गोली चलाते जो भागने की कोशिश करते, नरसंहार को एक सैडिस्ट खेल में बदलते। वारसॉ में इस इकाई के सदस्य महिलाओं के साथ बलात्कार करते, फिर उन्हें मार डालते, बच्चों को दीवारों पर पटक कर मारते और कैदियों को केवल मनोरंजन के लिए विकृत करते। इस इकाई की क्रूरता इतनी थी कि युद्ध की हिंसा के अभ्यस्त वेहरमाचट अधिकारियों ने भी उनके व्यवहार की शिकायत की। फिर भी डिर्लेवांगर को तृतीय राइख के पतन तक एसएस का समर्थन मिलता रहा, लेकिन यह बर्बरता केवल खुले सैडिस्टों से ही नहीं आई। कई बार सामूहिक हत्याओं के जिम्मेदार साधारण लोग होते थे, नौकरशाह जिनका हिंसा से पहले कोई संबंध नहीं था और जो बस आदेशों का पालन कर रहे थे। सबसे भयावह मामलों में से एक है ओनर्डर पुलिस की रिजर्व यूनिट बटालियन 101 का मामला, जिसमें मध्यम आयु के ऐसे पुरुष शामिल थे जिनका कोई सैन्य अनुभव नहीं था। जुलाई 1942 में इस इकाई को पोलैंड के जोजेफोव गांव की पूरी यहूदी आबादी को खत्म करने का आदेश मिला। उनके कमांडर विल्हेल्म ट्रैप कोई कट्टरपंथी नहीं थे। कहा जाता है कि जब उन्होंने आदेश सुनाया तो वे रो पड़े। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि जो कोई भी भाग नहीं लेना चाहता वह पीछे हट सकता है, लेकिन अधिकांश ने ऐसा नहीं किया। घंटों तक इन पुलिस वालों ने सैकड़ों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पास के जंगल में गोली मारी। उन्हें सामूहिक कब्रों के सामने घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर किया गया और गर्दन के पीछे गोली मारी गई। जो लोग शुरुआत में भाग लेने से हिचकिचा रहे थे, वे भी धीरे धीरे समूह के दबाव में आकर हत्याएं करने लगे। दिन के अंत तक लगभग सभी ने अपने हाथों से हत्या कर दी थी। ये कोई सैडिस्ट या युद्ध अपराधी नहीं थे, ये आम लोग थे जो आज्ञाकारिता और सामाजिक दबाव के माहौल में जल्लाद बन गए। एकाग्रता शिविरों में सामूहिक हत्या हमेशा एक कुशल प्रक्रिया नहीं थी। कई बार एसएस के गार्ड ऐसे हत्याओं के तरीके बनाते जो अधिकतम पीड़ा देने के लिए तैयार किए जाते। माउथहाउजेन में एक विशेष रूप से क्रूर प्रथा पैराशूट जंप नामक एक भयावह रूटीन में बदल गई। कैदियों को खदान के किनारे लाया जाता और उन्हें 40 मीटर ऊंचाई से कूदने के लिए मजबूर किया जाता। जो इनकार करते उन्हें बिना झिझक के धक्का दे दिया जाता। कभी कभी गार्ड इसे खेल में बदल देते, कैदियों को नाजी गीत गाने के लिए मजबूर करते या उन्हें समूहों में फेंकते, यह देखने के लिए कि कौन सबसे देर तक जीवित रहता है। कभी कभी जब कोई कैदी गिरने के बाद जीवित रहता तो गार्ड नीचे जाकर उसे पीट पीट कर मार देते। अन्य शिविरों में और भी भयानक तरीकों का प्रयोग किया गया। सैक्सनहाउजेन में एसएस अधिकारी कर्ट एक्कारियस ने कुत्तों को जीवित कैदियों को फाड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। कई बार गार्ड जानबूझकर कैदियों के बीच कुत्तों को छोड़ देते और शर्त लगाते कि कौन सबसे पहले मारा जाएगा। कुत्तों को चेहरा और गर्दन पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जिससे मृत्यु अत्यधिक दर्दनाक और धीमी होती। विनाश शिविरों में जहां मृत्यु एक नियमित प्रक्रिया बन चुकी थी, कुछ कमांडर और गार्डों ने हत्या को शुद्ध सैडिज्म के प्रदर्शन में बदल दिया। क्रूरता केवल गैस चेंबरों या बड़े पैमाने की गोलीबारी तक सीमित नहीं थी। कई मामलों में जल्लाद पीड़ितों की शरीर की सहनशक्ति का परीक्षण करने के बहाने नए नए अत्याचारों का प्रयोग करते थे। ऐसे तरीके जो केवल मारने के लिए नहीं बल्कि पीड़ा को लंबा करने के लिए बनाए गए थे। सोबिबोर और ट्रेब्लिंका में
कुछ कैदियों को सड़ते शवों से भरी सामूहिक कब्रों में जीवित फेंक दिया गया और उन्हें वहां तब तक रहना पड़ता जब तक उनका नंबर नहीं आता। जीवित बचे लोगों की गवाही है कि कैसे कुछ बदनसीब लोग सड़ते शवों के बीच फंसे खड़े रहने की कोशिश करते रहे, बदबू और चारों ओर कीड़े मकोड़ों के बीच जिनका भोजन शव बन चुके थे। कुछ के लिए मौत गोली से पहले ही आ गई, दम घुटने, घबराहट या निराशा से। कभी कभी सबसे मजबूत कैदियों को आदेश दिया जाता कि वे अपने ही साथियों के शवों को रौंदकर कब्रों में जगह बनाएं, एक अंतिम अपमानजनक कार्य उनकी अपनी हत्या से पहले। अन्य मामलों में निष्पादन से पहले विशेष रूप से क्रूरतापूर्ण यातना के तरीकों का उपयोग किया जाता था। जल्लादों की विकृत रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं थी। स्टुटहोफ में कैदियों को दिल में पेट्रोल के इंजेक्शन से मारना शुरू किया गया। मृत्यु तात्कालिक नहीं होती थी। पीड़ित झटके खाते, पीड़ा से तड़पते और कई मिनटों की अत्यधिक यातना के बाद मरते, जबकि गार्ड लगभग वैज्ञानिक जिज्ञासा के साथ ये सब देखते और नोट करते कि प्रत्येक व्यक्ति को मरने में कितना समय लगता है। कुछ प्रयोगों में नाजियों ने जानबूझकर पेट्रोल की मात्रा बदली ताकि देखा जा सके कि कम मात्रा दर्द को अधिक समय तक बढ़ा सकती है या नहीं। जहर नसों में फैलते ही कैदियों की त्वचा नीली पड़ने लगती और शरीर के अंदर से असहनीय दर्द होता। जब संसाधनों की कमी के कारण जहर देना कठिन हो जाता तो विकल्प के रूप में फिनोल एसिड जैसे अत्यधिक विषैले पदार्थों का उपयोग किया जाता, जो मौत से पहले आंतरिक अंगों को जला देता। इंजेक्शन सीधे दिल या जुगुलर नस में दिया जाता था और जल्लादों को पीड़ितों को अंतिम क्षणों तक तड़पते हुए देखकर मजा आता था। उनके मांसपेशियां अनियंत्रित झटकों में मरोड़ खाती थीं, लेकिन क्रूरता केवल रासायनिक तरीकों तक ही सीमित नहीं थी। कुछ शिविरों में नाजियों ने मृत्यु को एक प्रकार के खेल में बदल दिया था। रिपोर्टों में उल्लेख है कि कैदियों को एक दूसरे से मौत तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, वादे के साथ कि विजेता को तेजी से मारा जाएगा, जबकि हारने वाले को लंबे समय तक यातना झेलनी होगी। अन्य मामलों में भय फैलाने के लिए यादृच्छिक रूप से निष्पादन किए जाते थे। गार्ड कैदियों के एक समूह को गड्ढा खुदवाने का आदेश देते और बिना चेतावनी के उन्हें एक एक करके गोली मार दी जाती, जबकि अन्य यह नहीं जानते थे कि अगला नंबर किसका होगा। ट्रेबलिंका में ऐसे दृश्य दर्ज किए गए हैं जहां कैदियों को पंक्ति में घुटनों के बल बैठाया गया और एक एसएस अधिकारी ने उन्हें गर्दन के पीछे गोली मारी, अत्यधिक सटीकता के साथ। शव एक के बाद एक गिरते गए, लाशों के ढेर बनते गए जिन्हें जीवित बचे कैदियों को हटाना पड़ता ताकि अगली कतार उनके स्थान पर खड़ी हो सके। मृत्यु की एक अरसता जल्लादों के लिए एक दिनचर्या बन गई थी, जो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के मार डालते थे। सर्दी भी नाजियों के लिए एक हथियार बन गई थी। कुछ शिविरों में कैदियों को नग्न अवस्था में शून्य से नीचे के तापमान में तब तक खड़ा रहने को मजबूर किया जाता जब तक कि उनके शरीर धीरे धीरे जम न जाएं। ऑश्विट्ज़ में गवाहों ने वर्णन किया कि कैसे गार्ड बर्फीली तूफानों के बीच कैदियों पर पानी फेंकते ताकि जमने की प्रक्रिया तेज हो और उनके शरीर बर्फ की मूर्तियों में बदल जाएं, जो तब तक खड़े रहते जब तक अंततः गिर न जाएं। कुछ जल्लादों के लिए यातना मौत के साथ समाप्त नहीं होती थी। एक से अधिक मामलों में पीड़ितों के शवों को विकृत किया गया या उन्हें एसएस के नए रंगरूटों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो इन निष्क्रिय शरीरों पर संगीन से वार या नजदीक से गोली चलाने का अभ्यास करते थे, इससे पहले कि उन्हें सामूहिक कब्रों में फेंक दिया जाए। तृतीय राइख के अंतिम दिनों में, जब हार निकट थी और नाजियों की पंक्तियों में निराशा फैल चुकी थी, निष्पादन और अधिक अराजक और क्रूरतापूर्ण हो गए। व्यवस्थित विनाश की अनुशासित और सटीक संरचना टूट गई और हिंसा की एक बेलगाम लहर ने उसकी जगह ले ली। अब निष्पादन केवल अंतिम समाधान की रणनीति का हिस्सा नहीं थे, बल्कि प्रतिशोध, घबराहट और तर्कहीन विनाश के उपकरण बन गए थे। एसएस अधिकारी, गेस्टापो सदस्य और एकाग्रता शिविरों के कमांडर बिना भेदभाव के हत्या करने लगे, या तो सबूत मिटाने के लिए, गवाहों को खत्म करने के लिए, या फिर सिर्फ अपने गुस्से और निराशा को निकालने के लिए। बर्लिन में शहर के पतन से पहले के हफ्तों में गेस्टापो ने मेट्रो स्टेशनों को बूचड़खानों में बदल दिया। जैसे जैसे लाल सेना आगे बढ़ रही थी और जनसंख्या में घबराहट फैल रही थी, किसी पर भी भगोड़ा, पराजयवादी या देशद्रोही होने का संदेह होता तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती। हजारों नागरिकों, जर्मन सैनिकों
और राजनीतिक कैदियों को सुरंगों और भूमिगत रास्तों में मार डाला गया। कई बार तो उन्हें यह तक नहीं पता होता था कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। कभी कभी निष्पादन इतने असंगठित ढंग से होते थे कि शवों के ढेर छत तक पहुंच जाते और रास्ते बंद हो जाते, जिससे जल्लादों को हत्या के लिए शहर के दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता। न कोई सुनवाई होती, न कोई पूछताछ। जल्लाद सीधे बर्लिन में छिपे हुए नाजी नेताओं के आदेशों पर काम करते थे, जो चांसलरी के बंकर में अंतिम उन्माद में विनाश के निर्देश जारी कर रहे थे। पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि यहां तक कि नाजी पार्टी के अपने सदस्यों को भी अविश्वास के चलते मारा जाने लगा। अप्रैल 1945 के अंतिम दिनों में एसएस सैनिकों ने लेहटर स्ट्रासे की जेल पर धावा बोला और 500 से अधिक राजनीतिक कैदियों को मार डाला। डर था कि उन्हें सोवियत सेनाएं आजाद कर सकती हैं। इनमें से कई कैदी वेहरमाचट के पूर्व अधिकारी थे, जिन पर जुलाई 1944 में हिटलर की हत्या की नाकाम कोशिश में शामिल होने का आरोप था। यह सफाई उन नागरिकों तक भी पहुंच गई जो विदेशी रेडियो सुनने या शहर की रक्षा के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं दिखाने के लिए दोषी ठहराए गए। इन हत्याओं की क्रूरता में नाजी हताशा स्पष्ट थी। कुछ मामलों में पीड़ितों को देशद्रोही या कायर कहे गए पोस्टर के साथ लैंप पोस्ट से लटका दिया गया ताकि दूसरों को चेतावनी दी जा सके। इसी बीच जो एकाग्रता शिविर अब भी चालू थे, वहां नाजियों ने अपने अपराधों के सबूत मिटाने के लिए शेष कैदियों को सबसे तेज और क्रूरतम तरीकों से मारना शुरू कर दिया। डाकखाओं में जैसे ही मित्र सेनाएं नजदीक पहुंची, कैदियों को बड़े पैमाने पर गोली मारी गई। प्रक्रिया को तेज करने के प्रयास में कुछ गार्डों ने पीड़ितों को बड़े समूहों में पंक्तिबद्ध किया और फिर मशीन गनों से गोलीबारी की, जिससे सैकड़ों शव आंगनों और बैरकों में ढेर हो गए। अन्य शिविरों में शवदाह गृहों को उनकी अधिकतम क्षमता तक चलाया गया और जल्लादों ने अभी जीवित पीड़ितों को भी आग में झोंक दिया ताकि पारंपरिक तरीके से हत्या में समय न लगे। माउथहाउजेन में कुछ कैदियों को गैस चेंबरों में इस तरह धकेला गया कि दरवाजे ठीक से बंद भी नहीं हुए, जिससे गैस बाहर फैल गई और खुद जल्लादों को भी विषाक्तता का प्रभाव झेलना पड़ा। रावेंसब्रुक में, जो मुख्यतः महिलाओं के लिए बना एक एकाग्रता शिविर था, अंतिम निष्पादन इतनी हड़बड़ी में किए गए कि कुछ पीड़ितों को जीवित ही सामूहिक कब्रों में फेंक दिया गया, इससे पहले कि उन्हें गोली मारी जाती। जीवित बचे गवाहों ने बताया कि अंतिम दिनों में गार्ड यह सुनिश्चित करने की भी परवाह नहीं करते थे कि पीड़ित मर चुके हैं या नहीं, इससे पहले कि उनके शवों को मिट्टी से ढक दिया जाए। जिस सटीकता के साथ अब तक होलोकॉस्ट को अंजाम दिया गया था, उसकी जगह अब अराजकता और तात्कालिकता ने ले ली थी। अन्य शिविरों में जैसे सैक्सनहाउजेन और बुचेनवाल्ड, नाजियों ने अंतिम हत्याओं से पहले दस्तावेजों और अभिलेखों को नष्ट करने का आदेश दिया। जॉन्डर कोमांडो, वे कैदी जो शवों को संभालने के लिए मजबूर थे, को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया ताकि वे कभी गवाही न दे सकें कि उन्होंने क्या देखा था। जैसे जैसे तृतीय राइख का पतन अपरिहार्य होता गया, एसएस की कुछ इकाइयों ने भागने की कोशिश की और अपने पीछे पूर्ण भयावहता का दृश्य छोड़ गईं। कुछ मामलों में कैदियों को बिना भोजन और पानी के बंद बैरकों में छोड़ दिया गया। उम्मीद थी कि वे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इससे पहले कि मित्र सेनाएं पहुंचें। बर्गन बेल्सेन में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जब ब्रिटिश सेना ने शिविर को मुक्त किया तो उन्हें जमीन पर फैले हजारों शव मिले और जीवित बचे लोग इतने खराब हाल में थे कि कई तो बचाए जाने के बाद भी मर गए। नाजियों की यह निराशा न केवल हजारों पीड़ितों के अंतिम संहार का कारण बनी, बल्कि इस बात को भी उजागर कर गई कि पूरे शासनकाल में मानवीय जीवन के प्रति कितनी घोर उपेक्षा की गई थी। तृतीय राइख का अंतिम क्रूर कृत्य न तो शिविरों में हुआ और न ही मेट्रो स्टेशनों में, बल्कि जर्मनी और पोलैंड की सड़कों और जंगलों में हुआ। तथाकथित मौत की यात्राओं में हजारों कैदियों को अत्यधिक ठंड में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, बिना भोजन, बिना विश्राम, केवल इस उद्देश्य से कि वे मित्र सेनाओं के हाथ न लगें। जो कैदी चलते चलते गिर जाते थे, उन्हें रास्ते में ही गोली मार दी जाती थी और उनके शवों को सड़कों के किनारे छोड़ दिया जाता था। कुछ जीवित बचे लोगों ने बताया कि कैसे नाजी गार्ड गिरते हुए कैदियों को गोली मारने में आनंद लेते थे, जबकि अन्य को प्रशिक्षित कुत्ते जीवित ही नोच डालते थे, विशेषकर जब वे भागने की कोशिश करते। मृत्यु यात्राएं एक ऐसे नरसंहार का सबसे क्रूरतापूर्ण अंत थीं जो अपने अंतिम क्षण तक सैडिज्म, बर्बरता और अमानवीयता से परिपूर्ण था। सबसे क्रूरतापूर्ण तरीका, टैंक के धुएं से दम घोंटकर हत्या। होलोकॉस्ट केवल एक विनाश मशीन नहीं था,
बल्कि मृत्यु को अनुकूलित करने के लिए सतत प्रयोग की एक प्रक्रिया भी था। ऑशविट्ज और ट्रेबलिंका के गैस चैम्बरों द्वारा एक स्थायी मॉडल स्थापित किए जाने से पहले नाजियों ने कुछ अधिक आदिम और कई मामलों में अधिक भयावह तरीकों का परीक्षण किया। इनमें से एक था बंद गैस ट्रकों के माध्यम से निष्पादन, सामूहिक हत्या का एक ऐसा तरीका जहां मृत्यु धीरे धीरे घुटी हुई चीखों के बीच एक सील किए गए अंधेरे डिब्बे में आती थी। इस प्रणाली के पीछे का सिद्धांत जितना सरल था उतना ही निर्दयी भी। इसमें ऐसे ट्रक होते थे जिनके बंद डिब्बों में इंजन से निकलने वाला धुआं भीतर मोड़ा जाता था, जिससे पीड़ितों का दम घुटता था। कार्बन मोनोऑक्साइड और डायोऑक्साइड की एक घातक मिश्रण से स्थायी गैस चैम्बरों की तुलना में जहां मृत्यु अपेक्षाकृत जल्दी हो जाती थी, इन गैस ट्रकों में कैदियों की मौत में 30 मिनट तक का समय लग सकता था। यह सब बाहरी तापमान और इंजन की क्षमता पर निर्भर करता था। सर्दियों में जब ठंड दहन को धीमा कर देती थी, पीड़ा और लंबी हो जाती थी, चेलमनो विनाश शिविर इस विधि को बड़े पैमाने पर अपनाने वाला पहला स्थान था। यहां हजारों यहूदियों, सोवियत युद्ध बंदियों और राजनीतिक असंतुष्टों को इन ट्रकों में ही मारा गया। यह अकेला स्थान नहीं था। पूर्वी मोर्चे पर ऐंसात्सग्रुppen ने पूरी की पूरी आबादियों का सफाया करने के लिए इन्हें अपनाया, बिना गोली चलाए। नाजी दृष्टिकोण से इस विधि की मुख्य सुविधा यह थी कि हत्या स्वचालित हो गई थी। जल्लादों को बस दरवाजे बंद करने और इंजन चालू करने की जरूरत थी। कोई गोली नहीं, कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं। मृत्यु और अधिक दूरस्थ, यांत्रिक और औद्योगिक बन गई थी। लेकिन गैस ट्रकों की क्रूरता केवल उनकी कार्यप्रणाली में नहीं थी, बल्कि उस वातावरण में थी जिसमें मृत्यु होती थी। सील डिब्बे के भीतर कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी से आतंक फैल जाता था। पहले दौर में बचने वाले लोगों ने बताया कि कैसे शरीर बेतरतीब ढंग से एक दूसरे पर गिर जाते थे। चेहरों पर घबराहट की छापें जमी होती थीं। कुछ मजबूत लोग सांस लेने की कोशिश में दूसरों के ऊपर चढ़ जाते थे। कई बार ट्रक जब अपने गंतव्य पर पहुंचते तब भी भीतर के लोग तड़प रहे होते। आदतन हो चुके जल्लाद दरवाजे खोलते और शवों को ऐसे गिरने देते जैसे वे कोई बोझ हों। इस विनाश प्रणाली का विकास एकाग्रता शिविरों में नहीं, बल्कि जर्मन मानसिक अस्पतालों में शुरू हुआ। अंतिम समाधान से पहले नाजी शासन ने एक्शन टी4 कार्यक्रम शुरू किया था, मानसिक और शारीरिक विकलांग लोगों को खत्म करने के लिए। इन केंद्रों में नाजी डॉक्टरों ने अनेक हत्या के तरीके आजमाए, घातक इंजेक्शन से लेकर अस्थायी गैस चैम्बरों तक। इन्हीं प्रयोगों में इंजन के धुएं से दम घोंटने की अवधारणा परिष्कृत हुई। वॉल्टर राउफ, एसएस के एक उच्चाधिकारी, इस प्रणाली के प्रमुख वास्तुकारों में से एक थे। उन्होंने पूर्वी मोर्चे पर इन गैस ट्रकों के निर्माण और कार्यान्वयन की निगरानी की। राउफ ने समझा कि निष्पादन को कुशल बनाना जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी कि यह जल्लादों के लिए मानसिक रूप से सहनीय होना चाहिए। युद्ध के बाद मित्र सेनाओं द्वारा जब्त किए गए रिपोर्टों से पता चलता है कि इन ट्रकों के ड्राइवरों ने हत्या के कार्य के लिए नहीं, बल्कि इससे जुड़ी तकनीकी परेशानियों के लिए शिकायत की। बदबू असहनीय होती थी। डिब्बे के फर्श से शरीर के तरल पदार्थ रिसकर पूरे वाहन में समा जाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए नाजियों ने ट्रकों के फर्श में जालियां लगवा दी, ताकि खून और अपशिष्ट नीचे बह जाएं और सफाई आसान हो सके। सभी शवों की जांच नहीं की जाती थी। कुछ को सामूहिक कब्रों में फेंक दिया गया, जबकि उनमें अभी भी जीवन के लक्षण मौजूद थे। कुछ प्रलेखित मामलों में ट्रक में जीवित बचे कैदियों को भी अन्य शवों के साथ दफना दिया गया। हालांकि यह विधि क्रूर थी, लेकिन इसमें तकनीकी सीमाएं थीं। इंजन को लंबे समय तक चालू रखना पड़ता था, जिससे मशीन बार बार खराब हो जाती थी। साथ ही प्रति बार उपयोग में मरने वालों की संख्या ऑशविट्ज और ट्रेबलिंका के स्थायी गैस चैम्बरों की तुलना में कम होती थी। इन्हीं कारणों से नाजियों ने इस तरीके को धीरे धीरे छोड़ दिया और अधिक कुशल विधियों को अपनाया। वॉल्टर राउफ, जिसने गैस ट्रकों को परिपूर्ण किया, कभी न्याय के कटघरे में नहीं आया। युद्ध के बाद वह दक्षिण अमेरिका भाग गया और 1984 में चिल्ली में मृत्यु तक वहीं रहा। बार बार प्रत्यर्पण की मांगों के बावजूद उसे कभी उसके अपराधों के लिए सजा नहीं मिली, लेकिन उसका प्रभाव होलोकॉस्ट से आगे तक फैला रहा। अस्वीकरण किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि लैटिन अमेरिका के तानाशाही शासनवाद के दशकों में उसके निष्पादन तरीकों के ज्ञान का उपयोग करते थे। गैस ट्रकों का उपयोग नाजी विनाश मशीन की एक मध्यवर्ती अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यह न तो सबसे तेज था और न ही सबसे कुशल, लेकिन निश्चित रूप से सबसे भयानक में से एक था।
इन सील किए गए डिब्बों में हर मौत अंधेरे में होती थी, उन चीखों के बीच जिन्हें कोई नहीं सुनता था, ऐसे वाहन के भीतर जो ऐसे बढ़ता था जैसे वह केवल सामान ले जा रहा हो। विनाश के सर्जन, नाजी डॉक्टर और उनके घातक प्रयोग। तृतीय राइख में मृत्यु केवल एक नौकरशाही प्रक्रिया या कट्टरता से प्रेरित सैडिज्म का कार्य नहीं थी। कुछ के लिए निष्पादन एक प्रयोग बन गया था। एकाग्रता शिविरों की प्रयोगशालाओं और ऑपरेशन थिएटरों में एसएस के डॉक्टरों ने क्रूरता को उस स्तर तक पहुंचा दिया जो हर तर्क को चुनौती देता था। वे केवल मारते नहीं थे, बल्कि पीड़ा का दस्तावेजीकरण करते, यातना को अध्ययन का विषय बनाते और इसे वैज्ञानिक अनुसंधान में बदल देते। उनकी विकृत वैज्ञानिक दृष्टि में हत्या को विश्लेषित, मात्रात्मक और अनुकूलित किया जाना था। इन प्रयोगों का सबसे भयावह पहलू केवल उनकी अनैतिकता या मानव जीवन के प्रति पूर्ण अवहेलना नहीं था, बल्कि यह था कि इनमें से कई डॉक्टर स्वयं को वैध वैज्ञानिक मानते थे, यह विश्वास करते हुए कि उनके अध्ययन चिकित्सा और जीव विज्ञान की प्रगति में योगदान देंगे। उनकी क्रूरता केवल उनके कृत्यों की हिंसा में नहीं थी, बल्कि उस शीतलता में थी जिससे वे पीड़ा को चिकित्सीय डेटा में बदलते थे। इस विकृति के मुख्य वास्तुकारों में से एक था जिगमंड राशर, एक लुफ्टवाफे चिकित्सक जो अत्यधिक परिस्थितियों में मानव सहन शक्ति के प्रति जुनूनी था। डाखाओ शिविर में राशर ने कैदियों को उच्च ऊंचाई की स्थिति का अनुकरण करने वाले परीक्षणों में इस्तेमाल किया। वह उन्हें निम्न दबाव वाले कक्षों में डालता और धीरे धीरे ऑक्सीजन को घटाता जब तक कि वह 15,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई के बराबर नहीं हो जाती। परिणाम भयावह थे, झटके, आंतरिक रक्तस्राव और मस्तिष्क का विघटन। कुछ पीड़ितों को जीवित रहते हुए विच्छिन्न किया गया ताकि फेफड़े के ध्वस्त होने के प्रभावों का वास्तविक समय में अध्ययन किया जा सके। जैसे जैसे उसके प्रयोग आगे बढ़े, राशर ने यह परीक्षण भी शुरू किए कि तेज गति से नीचे गिरने पर शरीर पर क्या प्रभाव होता, यह दर्शाने के लिए कि अगर कोई पायलट बिना प्रेशर सूट के विमान से बाहर निकले तो क्या होगा। कैदी दर्द से तड़पते थे, जबकि उनकी रक्त नलिकाओं में गैस जमा होकर घातक एम्बोलिज्म उत्पन्न करती थी। लुफ्टवाफे को भेजी गई रिपोर्टों में राशर ने इन प्रकरणों का वर्णन एक प्रयोगशाला जानवर पर प्रयोग कर रहे वैज्ञानिक की तरह किया। राशर के प्रयोग केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं थे, उन्होंने अत्यधिक ठंड पर भी अध्ययन किया, ये जानने के लिए कि एक जर्मन सैनिक जमी हुई पानी में कितने समय तक जीवित रह सकता है। नग्न कैदियों को बर्फ के पानी के टैंकों में डाला जाता, कभी कभी घंटों तक, और डॉक्टर ये नोट करते कि शरीर कितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। पीड़ितों की त्वचा नीली पड़ जाती, शरीर शॉक में चला जाता और कई बार वे होश खोने से पहले ही हृदय गति रुकने से मर जाते। जब नाड़ी धीमी हो जाती तो उन्हें पानी से बाहर निकाला जाता और फिर से पुनर्जीवित कर दोबारा डुबोया जाता। यह चक्र तब तक दोहराया जाता जब तक मौत न आ जाए। फिर शरीर को गर्म करने की विधियां आजमाने के लिए राशर ने पास के शिविरों की कैदियों को बुलवाया और उन्हें मरते हुए लोगों को आलिंगन करने के लिए मजबूर किया। यदि पीड़ित बचता नहीं तो प्रयोग विफल माना जाता और अगले कैदी पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती। एसएस के कुछ डॉक्टरों का मानना था कि ये प्रयोग पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सैनिकों की रक्षा के लिए आवश्यक थे और इनके द्वारा एकत्र आंकड़ों का बाद में युद्धोत्तर चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपयोग किया गया। एक ऐसा अंधकारमय विरासत जिसे बहुत कम ही स्वीकार किया जाता है। विनाश की इस मशीनरी में एक और प्रमुख चिकित्सक था कार्ल ब्रांट, हिटलर का निजी सर्जन और एक्शन टी4 कार्यक्रम का प्रमुख। ब्रांट ने फेनोल, पेट्रोल और हवा के इंजेक्शन द्वारा प्रायोगिक निष्पादन की निगरानी की। उद्देश्य था बिना किसी निशान के जल्दी, चुपचाप और कुशलतापूर्वक मारने का सबसे अच्छा तरीका खोजना। कुछ परीक्षणों में कैदियों को इंजेक्शन के कुछ ही क्षणों बाद सिर में गोली मार दी जाती ताकि ऑटोप्सी के दौरान उनके अंगों के प्रभाव की तुलना की जा सके। अन्य मामलों में उन्हें प्रयोगात्मक विष पिलाया जाता और नाजी डॉक्टर पीड़ित की मृत्यु की हर अवस्था को दस्तावेजीकृत करते। इस कार्यक्रम ने न केवल मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हजारों लोगों की हत्या की, बल्कि यह एकाग्रता शिविरों में बाद में अपनाए जाने वाले विनाश के तरीकों के लिए परीक्षण स्थल भी बना। ये प्रयोग केवल वयस्क पुरुषों तक सीमित नहीं थे। रावेंसब्रुक शिविर में, जहां अधिकांश कैदी महिलाएं थीं, अमानवीय शल्य चिकित्सा अध्ययन किए गए। एसएस डॉक्टर बिना संज्ञाहरण के अंग काटते, मांसपेशियों और नसों को एक शरीर से दूसरे में प्रत्यारोपित करते और कुछ मामलों में घावों में जानबूझकर बैक्टीरिया डालते
ताकि गैंग्रीन का विकास देखा जा सके। दस्तावेजों से पता चलता है कि कुछ महिलाओं को टूटी हड्डियों के साथ चलने को मजबूर किया गया ताकि देखा जा सके कि उनका शरीर कब तक सहन कर सकता है। कई बार ऑपरेशन बिना किसी साफ सफाई के होते, जिससे पीड़ित अत्यधिक पीड़ा में रहते, जबकि डॉक्टर यह नोट करते कि संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है। इसी शिविर में जबरन नसबंदी के प्रयोग भी किए गए, जिनमें महिलाओं के प्रजनन अंगों में संक्षारक पदार्थ इंजेक्ट किए जाते थे ताकि वे निःसंतान हो जाएं। कुछ पीड़ित जीवित बच गईं, लेकिन उन्हें जीवन भर के लिए असहनीय दर्द, लगातार रक्तस्राव और शारीरिक कष्ट झेलने पड़े। सबसे भयावह प्रयोगों में से एक जोसेफ मेंगले द्वारा किया गया, जिसे ऑशविट्ज का मृत्यु का दूत कहा जाता है। चयन रैंप पर उसकी मौजूदगी सबसे डरावनी मानी जाती थी, क्योंकि उसके केवल उंगली के इशारे से तय होता था कि कौन सीधे गैस चैम्बर जाएगा और कौन उसके प्रयोगों के लिए रोका जाएगा। मेंगले को विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शारीरिक या आनुवंशिक विकृतियों वाले लोगों में रुचि थी, जिन्हें वह वैज्ञानिक सामग्री मानता था। उसका प्रयोगशाला ऑशविट्ज के ब्लॉक 10 में स्थित था, वह खंड जहां उसके पीड़ितों पर इतने अमानवीय परीक्षण किए जाते थे कि कुछ अन्य नाजी डॉक्टरों को भी वे अत्यधिक लगते थे। उसकी प्रमुख रुचियों में से एक हड्डियों की वृद्धि और पुनरुत्पादन का अध्ययन था। इसके लिए वह अपने पीड़ितों की हड्डियों को जानबूझकर तोड़ता और बिना किसी उपचार के उनके ठीक होने की प्रक्रिया का अवलोकन करता। कुछ मामलों में वह अलग अलग अंतराल पर बार बार हड्डियां तोड़ता ताकि यह विश्लेषण कर सके कि क्या शरीर बार बार हुए आघातों के बाद अपनी मूल अवस्था में लौट सकता है। जब उसके मरीज दर्द सहन नहीं कर पाते या उसके प्रयोग किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचते, तो वह उन्हें मार डालता और हड्डियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए उनके शरीर का विच्छेदन करता। यह प्रक्रिया न केवल अकल्पनीय पीड़ा देती थी, बल्कि उसके पीड़ितों को उसके छद्म वैज्ञानिक ज्ञान की भूख में मात्र प्रेक्षण की वस्तु में बदल देती थी। वह डॉक्टर संक्रामक बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा और सहन शक्ति को लेकर भी जुनूनी था। कई कैदियों को जानबूझकर टाइफस और तपेदिक जैसी घातक बीमारियों से संक्रमित किया गया ताकि यह देखा जा सके कि बिना किसी उपचार के शरीर कैसी प्रतिक्रिया देता है। कई बार वह बीमारी के अंतिम चरण तक पहुंचने से पहले रक्त और अस्थिमज्जा के नमूने निकालता, यह जानने के लिए कि अलग अलग नस्लीय समूहों के बीच पुनर्प्राप्ति की क्षमता में कोई अंतर है या नहीं। मेंगले का मानना था कि शुद्ध आर्य यहूदियों, रोमा और अन्य हीन समझी जाने वाली आबादियों की तुलना में बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। जब संक्रमण अपनी चरम अवस्था पर पहुंचता, तो वह कैदियों को पूर्ण अलगाव में मरने के लिए छोड़ देता ताकि उसकी टिप्पणियां बाहरी कारकों से प्रभावित न हों। उसके सबसे भयावह तरीकों में से एक जीवित पीड़ितों के आंतरिक अंगों के साथ छेड़छाड़ था। कुछ प्रयोगों में वह बिना संज्ञाहरण के यकृत या फेफड़ों के भाग निकालने की कोशिश करता, यह देखने के लिए कि कोई व्यक्ति शरीर के आवश्यक हिस्से के बिना कितनी देर जीवित रह सकता है। अन्य मामलों में वह कैदियों के बीच अंग प्रतिरोपण करता, बिना रक्त समूह मिलान या चिकित्सकीय सावधानियों के, जिससे तत्काल अस्वीकृति होती और संक्रमण से धीमी और दर्दनाक मौत आती। मेंगले को ऐसा लगता था जैसे वह यह देखना चाहता हो कि किसी शरीर को कितनी देर तक पीड़ा में जीवित रखा जा सकता है, मानो वह मनुष्य की शारीरिक सीमाओं की खोज कर रहा हो। उसके प्रयोग केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं थे, वह अपने पीड़ितों को शारीरिक सहन शक्ति परीक्षणों में भी डालता, यह देखने के लिए कि अत्यधिक परिस्थितियों में शरीर क्या झेल सकता है। कैदियों को बिना भोजन और पानी के तब तक दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता जब तक वे पूरी तरह से थक कर गिर न जाएं, और मेंगले और उसके सहायकों द्वारा उनके गिरने के समय दर्ज किए जाते। कुछ को कई दिनों तक मजबूर स्थिति में बांध कर रखा जाता, जिससे उनकी मांसपेशियां सड़ने लगती। अन्य कैदियों को अत्यधिक विकिरण के संपर्क में लाया जाता ताकि उसके दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन किया जा सके, बिना इस बात की परवाह किए कि उन्हें कितना कष्ट हो रहा है। मेंगले को अन्य नाजी डॉक्टरों से अलग करने वाली बात केवल उसकी विधियों की क्रूरता नहीं थी, बल्कि यह भी था कि वह यह सब पूर्ण शांति और निर्ममता के साथ करता था, मानो वह प्रयोगशाला के जानवरों पर परीक्षण कर रहा हो, बिना करुणा या पछतावे के किसी संकेत के। हालांकि वह स्वयं को एक वैज्ञानिक कहता था, उसके प्रयोगों का कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार नहीं था। अधिकांश परीक्षण विधिवत ढंग से नहीं किए जाते थे और उसके निष्कर्ष चिकित्सा से अधिक वैचारिक होते थे। फिर भी
उसने अपनी हर कार्रवाई का विस्तृत दस्तावेज रखा, अपने प्रयोगों की प्रक्रियाओं और परिणामों के हजारों रिकॉर्ड संग्रहित किए। जब सोवियत सेना ऑशविट्ज के पास पहुंची तो मेंगले ने अपने अधिकांश दस्तावेज नष्ट कर दिए और भाग निकला, लेकिन कुछ अभिलेख बच गए जो उसकी क्रूरता की भयावहता को उजागर करते हैं। ये प्रयोग केवल वैज्ञानिक वेश में छिपे सैडिज्म के कृत्य नहीं थे। युद्ध के बाद के समय में निष्कासित अभिलेखों से यह भी पता चला कि एकाग्रता शिविरों में विकसित की गई कुछ निष्पादन विधियों का दशकों बाद सैन्य और खुफिया एजेंसियों द्वारा अध्ययन किया गया। इन प्रयोगों और उनके बाद की संभावित व्यावहारिकताओं के बीच का संबंध आज भी विवादास्पद है। तृतीय राइख के पतन के बाद कुछ डॉक्टरों को न्याय का सामना करना पड़ा। कार्ल ब्रांट को नूर्नबर्ग मुकदमों में दोषी ठहराया गया और 1948 में फांसी दी गई। जिगमंड राशर को इतना भाग्य नहीं मिला। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ने के बाद उसे गेस्टापो ने गिरफ्तार किया और 1945 में राजनीतिक कारणों से फांसी दी, न कि उसके अपराधों के लिए। लेकिन अन्य बच निकले। जोसेफ मेंगले दक्षिण अमेरिका भाग गया और 1979 में ब्राजील में मरा। उसके विरुद्ध जारी अनेक गिरफ्तारी आदेशों के बावजूद उसे कभी पकड़ा नहीं गया। ऑपरेशन 1005 हॉलोकॉस्ट को मिटाने की नाजी योजना। जब तृतीय राइख की हार अवश्यंभावी हो गई, तब नाजियों की प्राथमिकता युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने अपराधों को छिपाना बन गई। यह केवल दस्तावेजों को नष्ट करने या गवाहों को खत्म करने की बात नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह थी। नरसंहार के सभी भौतिक प्रमाणों को मिटा देना। ऑपरेशन 1005 होलोकॉस्ट की अंतिम और सबसे बड़ी हत्या थी। एक ऐसा हताश प्रयास जिसमें पीड़ितों के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण हवा में उड़ती राख की ढेर बन गया। यह नाजियों का अंतिम प्रयास था, अविश्वसनीय को नकारने का, इतिहास को दोबारा लिखने का, जबकि राइख उनके चारों ओर बिखर रहा था। यह योजना 1942 में हेनरिक हिमलर द्वारा तैयार की गई थी, जिसे यह स्पष्ट था कि यदि मित्र सेनाएं उन्मूलन शिविरों को जस का तस पा लेंगी तो राइख एक ऐसे अपराध से चिह्नित हो जाएगा जिसे नकारा नहीं जा सकेगा। तब तक नाजियों को विश्वास था कि उनकी जीत निश्चित है और अंतिम समाधान पीड़ितों के साथ ही दफन हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पूर्वी मोर्चे पर क्षेत्र हाथ से निकलने लगे और पश्चिम में मित्र सेनाओं का दबाव बढ़ने लगा, हार की संभावना एक सच्चाई बन गई। नाजी प्रचार ने यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को नस्लीय शुद्धता की आवश्यक प्रक्रिया बताया था, लेकिन ट्रेबलिंका, सोबिबोर और बेल्जिक जैसे शिविरों की मौजूदगी को कोई भी तर्क नहीं ठहरा सकता था, जहां मौत को औद्योगिक स्तर पर अंजाम दिया गया था। हिमलर, जो हमेशा संगठन और नियंत्रण का दीवाना था, समझ गया था कि दुश्मनों के हाथ पड़ने से पहले इन अपराधों के सभी निशान मिटा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए हिमलर ने पॉल ब्लोबेल को चुना, एक ऐसा अधिकारी जिसे सामूहिक हत्याओं को अंजाम देने का गहरा अनुभव था। प्रथम विश्व युद्ध का अनुभवी ब्लोबेल नाजी शासन के लिए एक प्रमुख हत्यारा बन चुका था, जिसने आइंसट्सग्रुppen के कमांडर के रूप में पूर्वी मोर्चे पर कई जनसंहार किए थे। 1941 में उसने यूक्रेन के बाबी यार में 33,000 से अधिक यहूदियों की हत्या करवाई, केवल एक सप्ताहांत में। उसकी क्रूरता और दक्षता ने उसे नाजी नेतृत्व का विश्वास पात्र बना दिया, जिससे वह होलोकॉस्ट के अंतिम चरण, साक्ष्य मिटाने का आदर्श नेता बन गया। उसका कार्य उतना ही विशाल था जितना कि भयावह। लाखों पीड़ितों के शवों को दुश्मनों के पहुंचने से पहले खोदकर नष्ट करना। ब्लोबेल के लिए, जिसने वर्षों तक हत्याएं आयोजित की थीं, अपने अपराधों को मिटाना कोई नैतिक संकट नहीं था, बल्कि विनाश की उसी नौकरशाही तर्क श्रृंखला का अगला चरण था। फिर भी यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। सामूहिक कब्रें अनगिनत थीं और कई में महीनों या वर्षों पुराने शव दफन थे, जिनके लिए एक त्वरित और सटीक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। आदेश स्पष्ट थे, कब्रों को खोदना है, शवों को जलाना है और कोई अवशेष नहीं बचना चाहिए। इसके लिए विशेष इकाइयां बनाई गईं, जिन्हें झोंडर कमांडो 1005 कहा गया। इनमें वे कैदी शामिल थे जिन्हें जबरन इन नरसंहारों के साक्ष्य मिटाने के लिए नियुक्त किया गया। ये अधिकतर यहूदी और सोवियत युद्धबंदी थे, जिन्हें यह वादा करके भर्ती किया गया था कि जब तक वे काम करेंगे उनकी जान बख्शी जाएगी। वे जानते थे कि यह वादा झूठा था। हर झोंडर कमांडो यह जानता था कि जिन लाशों को वे जला रहे हैं वे उनके अपने ही रिश्तेदार, दोस्त या सहकर्मी हो सकते हैं और उनका अंत भी वही होगा।
एसएस की कड़ी निगरानी में ये कैदी अमानवीय परिस्थितियों में काम करते थे, सड़ते शवों के पहाड़ों के बीच जिनकी गंध असहनीय थी। कोई आदेश की अवहेलना या थकावट का संकेत देता तो उसे तत्काल गोली मार दी जाती। शवों को नष्ट करने की प्रक्रिया एक भयावह दिनचर्या बन गई। पहले कैदियों को कब्रें खोदकर सड़े गले शव निकालने होते थे, जो कई बार इतने विघटित हो चुके होते कि हाथ में आते ही टूट जाते थे। बदबू इतनी भयंकर होती कि कई कैदी बार बार उल्टी करने लगते, जिसे देखकर नाजी गार्ड मजाक उड़ाते थे। कुछ जगहों पर शवों को कब्र से निकालने के लिए धातु के हुकों का प्रयोग करना पड़ता था, एक दृश्य जो कसाई खानों में मांस की हैंडलिंग की याद दिलाता था। इसके बाद शवों को विशाल चिताओं पर ले जाया जाता, जहां उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता कि जलाने की प्रक्रिया अधिक कुशल हो। नाजियों ने खोज निकाला था कि ताजे शवों को चिता के नीचे रखने से वे प्राकृतिक ईंधन के रूप में काम करते थे, जिससे ऊपर के सूखे और कंकाल जैसे शवों को जलाना आसान हो जाता। इस प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए रेलवे की पटरियों का उपयोग चिता के ढांचे के रूप में किया गया, एक संरचना जो औद्योगिक शवदाह गृहों की ग्रिलों की तरह लगती थी। जिन्हें पेट्रोल से शवों को भिगोने का काम सौंपा गया, वे एक साथ भय और निष्क्रियता की भावना से घिरे रहते थे। उन्हें पता था कि वे होलोकॉस्ट के एकमात्र भौतिक प्रमाण को स्वयं नष्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब शव जलने लगते तो जली हुई मांस की दुर्गंध किलोमीटरों दूर तक फैल जाती। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने आकाश में उठती काली धुएं की लकीरें देखीं और एक गंध महसूस की जो उन्होंने पहले कभी नहीं जानी थी। भले ही नाजियों ने इन कार्यवाहियों को छिपाने की कोशिश की, वे इस बात से नहीं बच सके कि हवा तक उनके नरसंहार की गवाही दे रही थी। जॉन्डर कमांडो का कार्य शवों को जलाने के साथ समाप्त नहीं होता था। जब चिताएं कई घंटों तक जल चुकी होतीं, तब उन्हें जले हुए अवशेषों को हटाकर हड्डियों को इतनी बारीकी से पीसना होता कि वे पूरी तरह से चूर्ण बन जाएं। इसके लिए वे हथौड़े, लोहे की गदाएं और यहां तक कि अस्थायी मशीनों का उपयोग करते थे, जो हड्डियों को छोटे कणों में बदल देती थीं। यह राख बोरों में भरकर नदियों, खेतों या और भी गहरी कब्रों में फैलाई जाती थी, इस आशा के साथ कि समय और प्रकृति इन निशानों को पूरी तरह मिटा देंगे। कुछ मामलों में नाजियों ने राख को मिट्टी में मिलाया और उसे उन मूल कब्रों पर फैला दिया, ऊपर पेड़ या झाड़ियां लगाकर नरसंहार के हर संकेत को छुपा दिया। अपनी बीमार मानसिकता में वे मानते थे कि अगर कोई शव नहीं बचा तो अपराध को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन 1005 के दौरान नाजियों की क्रूरता केवल शवों के नाश तक सीमित नहीं थी। मनोरंजन के नाम पर एसएस गार्ड कैदियों को अमानवीय काम करने के लिए मजबूर करते थे, जैसे हड्डियों के जलने के स्तर के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करना या बचे हुए कपड़ों और बालों के आधार पर शवों की पहचान करना। कई बार जॉन्डर कमांडो को पीड़ितों की खोपड़ियों से फुटबॉल खेलने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि नाजी अधिकारी हंसते हुए ये दृश्य देखते थे। ये अपमानजनक कार्य होलोकॉस्ट की उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसमें पीड़ितों को पूरी तरह से अमानवीय बना दिया गया था। नाजियों के लिए वे लोग इंसान नहीं बल्कि कचरा थे, जिन्हें वैसे ही हटाना था जैसे जमीन से खून की एक बूंद साफ की जाती है। हालांकि ऑपरेशन 1005 की योजना विस्तार से बनाई गई थी, लेकिन होलोकॉस्ट को पूरी तरह मिटा देना उतना आसान नहीं था जितना नाजियों ने सोचा था। यह केवल शवों की भारी संख्या की बात नहीं थी, बल्कि उन गवाहियों, दस्तावेजों और अपराध के निशानों की भी जिन्हें पूरी तरह से खत्म करना असंभव था। मित्र सेनाएं तेजी से आगे बढ़ रही थीं और उनकी गति के कारण कई बार नाजियों को अपने काम अधूरा छोड़कर भागना पड़ा। कुछ स्थानों पर जब सोवियत सैनिक पहुंचे तब भी चिताएं जल रही थीं। अन्य जगहों पर सबूतों को जल्दबाजी में नष्ट करने के प्रयासों के चलते नाजियों ने पीछे दस्तावेज और तस्वीरें छोड़ दीं। ऑपरेशन 1005 भले ही लाखों शवों को खत्म करने में सफल रहा हो, लेकिन वह होलोकॉस्ट को गायब नहीं कर पाया। जो हड्डियों के टुकड़े बच गए, बचे हुए कैदियों की गवाही और मुक्त कराए गए शिविरों में मिले सबूत नरसंहार के पैमाने को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। नाजियों ने ऑपरेशन 1005 को ट्रेब्लिंका, सोबिबोर और बेल्जेक जैसे प्रमुख उन्मूलन केंद्रों में, साथ ही पूर्वी मोर्चे के गोलीबारी शिविरों में लागू किया। बाबी यार में, जो सोवियत संघ में हुआ सबसे बड़ा नरसंहार था, 33,000 से अधिक लोगों के शव कुछ ही महीनों में निकाले गए और जला दिए गए। लेकिन नाजियों को पता था कि केवल शवों को नष्ट करना पर्याप्त नहीं था।
उन्हें दस्तावेजों, प्रशासनिक अभिलेखों और हर उस ढांचे को भी खत्म करना था जो नरसंहार के स्तर को उजागर कर सकता था। गैस चैम्बरों को तोड़ दिया गया, शिविरों की इमारतों को विस्फोट से उड़ा दिया गया और उस भूमि को फिर से हरियाली से ढक दिया गया ताकि ऐसा लगे कि वहां कभी कोई उन्मूलन केंद्र था ही नहीं। कुछ मामलों में तो आसपास के गांवों से किसानों को लाकर उस क्षेत्र में बसाया गया ताकि नरसंहार की हर स्मृति को मिटाया जा सके। योजनाबद्ध तरीके के बावजूद यह ऑपरेशन अपूर्ण रहा। 1944 तक, जब नाजियों ने अभी भी अपने निशानों को मिटाने की कोशिश जारी रखी, सोवियत और अमेरिकी सेनाएं पहले एकाग्रता शिविरों को मुक्त करना शुरू कर चुकी थीं। कई स्थानों पर जब सैनिक पहुंचे, तब चिताओं की आग अभी भी जल रही थी। ट्रेब्लिंका, सोबिबोर और चेलमनों में मिट्टी अभी भी उथली थी और उसमें हड्डियों के टुकड़े भरे पड़े थे। कुछ जगहों पर शवदाह गृह अभी भी गर्म थे। झोंडर कोमांडो 1005 के कैदियों को उनके कार्य के समाप्त होने के बाद नियमित रूप से मार दिया जाता था, लेकिन कुछ लोग भागने में सफल हुए और उन्होंने बताया कि उन्हें किस प्रकार ये कृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने ही ऑपरेशन की बारीकियों को दुनिया के सामने उजागर किया, जिससे शोधकर्ताओं को यह जानने में मदद मिली कि नाजियों ने होलोकॉस्ट को मिटाने के लिए क्या किया था। उनके बयान, जिन्हें उन्होंने गुप्त रूप से डायरी में लिखा और शिविरों के पास दफनाया, नूरनबर्ग मुकदमों में निर्णायक सबूत बने। पॉल ब्लोबेल, ऑपरेशन 1005 का सूत्रधार, युद्ध के बाद गिरफ्तार हुआ और नूरनबर्ग में मुकदमा चला। उसने कभी पछतावा नहीं जताया, केवल इतना कहा कि वह आदेशों का पालन कर रहा था। उसे मौत की सजा दी गई और 1951 में फांसी दी गई। हालांकि उसके कई सहयोगी भाग निकले और अन्य को हल्की सजा मिली, शीत युद्ध और युद्धोत्तर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का लाभ उठाकर। नाजियों ने इतिहास को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। दस्तावेज बच गए, तस्वीरें वापस मिलीं, जीवित बचे लोगों की गवाही अदालतों में गूंजी और कुछ शिविरों में दशकों बाद भी जमीन में हड्डियों के टुकड़े मिल जाते हैं। वे सारे सबूतों को मिटा नहीं सके, वे नरसंहार को छुपा नहीं सके और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे पीड़ितों की आवाज को चुप नहीं करा सके।